Assalamualaikum. Our today's topic is somatoform infectious disorders. You don't need to consult this topic from Davidson or any other book because it is written well in इरफान मसूद और ऑलमोस्ट सारी बातें ही यहाँ पर कवर हो जाती हैं. अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो आप नाम देखा करें ना डिसऑर्डर का. डिसऑर्डर के नाम में ही डिसऑर्डर की आधी एक्सप्लेनेशन छुपी हुई होती है. अगर आप उसकी टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है, तो आपका आधा काम तो वहीं पर हो जाता है. सोमैटोफॉर्म. व्हाट इज सोमैटोफॉर्म? सोमैटोफॉर्म मीन्स somatic disorders and somatic disorders are also called medically unexplained symptoms. पहली बात तो ये सोमैटो में हमारे पास क्या वर्ड आता है? सोमैटो. that also means somatic, that also indicates somatic. और सोमैटिक का मतलब होता है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल. और सिम्टम्स का मतलब है यहाँ पर अलामात. अनएक्सप्लेन्ड मतलब जिसकी वजाहत ना की जा सके. एंड मेडिकली मीन्स मेडिकल टर्म्स में, यानी ऐसी अलामात आती हैं पेशेंट को, मरीज़ को, कि जिसकी वजाहत ना की जा सके मेडिकली. ठीक है, पेशेंट आपको ऐसे सिम्टम्स बता रहा है, आपको ये कह रहा है कि मेरे सर में भी दर्द है, मेरी चेस्ट में भी पेन है, मुझे एब्डोमिनल पेन भी है, ठीक है. और आप क्या सोचोगे फिर? चेस्ट में पेन है तो आप ये समझोगे शायद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, शायद कोई सीवीएस रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है. एब्डोमिन में अगर एपिगैस्ट्रिक में पेन बता रहा है तो उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, डिफरेंट उसकी डायग्नोसिस बनते हैं. अगर आइटाइलिक फोसा में पेन बता रहा है, लंबर पेन बता रहा है, फ्लैंक पेन बता रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कोई कौन सा रीजन एब्डोमिन का बता रहा है, तो आप उस तरह का उस सिस्टम का डिसऑर्डर सोच लेते हो. साथ वो हेडेक बता रहा है, आप सोच सकते हो कि मे बी माइग्रेन हो इस पेशेंट को, ठीक है. तो आप उसको एक ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन ना कर सको, ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने एग्जांपल दे दी कि पेशेंट हेडेक के साथ भी आएगा, चेस्ट पेन के साथ भी आएगा, एब्डोमिनल पेन के साथ भी आएगा. हो सकता है कि पेशेंट सिर्फ और सिर्फ चेस्ट पेन के साथ आ जाए, कहे कि मुझे शदीद जो है वो घुटन भी महसूस होती है, दर्द भी होता है, लेकिन आप जब उसका ईसीजी करा लो, जब आप उसका चेस्ट एक्सरे करा लो, तो आपको कोई भी फाइंड ना मिले. लंग्स भी नॉर्मल, हार्ट भी नॉर्मल, ठीक है, बाकी भी आप ओवरऑल सीबीसी वगैरह करा लो या बाकी जो भी रेलिवेंट टेस्ट हैं और आप करा लो, और वो सारे के सारे नॉर्मल आ जाएं, तो फिर आप क्या कहोगे? फिर आप क्या क्या कैसे प्रूव करोगे कि इसको किस हवाले से या क्यों इसको चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है. सो दैट इज़ मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम. और ये एक फिजिकल सिम्टम था, सोमैटिक सिम्टम था, राइट. तो ये तो हमारे पास सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं. बिल्कुल फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स में भी ये भी मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स ही होते हैं, ठीक है, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स ही होते हैं. लेकिन अगर पेशेंट खुद कंट्रोल कर रहा है अपने उन सिम्टम्स को, पेशेंट क्या कर रहा है? कॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है उन सिम्टम्स को, तो फिर हम उसको सोमैटोफॉर्म कहते हैं. और अगर पेशेंट का कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, अपनी मर्जी से अपने सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, तो फिर हम उसको फैक्टिशियस डिसऑर्डर कहते हैं. और फैक्टिशियस डिसऑर्डर में भी आगे हमारे पास फैक्टिशियस डिसऑर्डर आप कह लो उसको, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि पेशेंट जब कॉन्शियसली कंट्रोल करता है ना सिम्टम को, तो उसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं. एक फैक्टिशियस डिसऑर्डर आ जाता है और एक इसमें मेलिंगरिंग आ जाती है, ठीक है. ये मैं एल्गोरिदम ड्रॉ करके फिर आपको बताती हूँ. अच्छा, अब आपके माइंड में होगा कि कॉन्शियसली कंट्रोल करने का क्या मतलब है? कोई खुद क्यों अपनी चेस्ट पेन इंड्यूस कराएगा? इसका मतलब ये है, कॉन्शियसली कंट्रोल करने का मतलब ये है कि पेशेंट आपको या घर वालों को क्या करे कि कहे कि मुझे बहुत सख्त बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, और वो खुद थर्मोमीटर किसी गर्म पानी में डिप करके दिखा दे कि देखो मुझे जी हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है. या फिर और भी तरीके है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करे, ठीक है, वॉमिटिंग हो नहीं रही लेकिन सेल्फ इंड्यूस्ड हो वॉमिटिंग. तो इस तरह के सिम्टम्स को वो खुद कॉन्शियसली कंट्रोल करे, तो दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टिशियस डिसऑर्डर, ठीक है, फैक्टिशियस डिसऑर्डर. और मेलिंगरिंग भी होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ. एक एल्गोरिदम ड्रॉ करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं. जी, तो लेट्स सपोज एक पेशेंट आपके पास आ गया है, ठीक है, आपको नहीं पता किस डिजीज़ का पेशेंट है, वो आकर अपनी सारी सिम्टम्स बताने लगता है कि मुझे ये मसाइल है. आपने नोट करना है कि क्या वो जो सिम्टम्स बता रहा है, द सिम्टम्स ही और शी इज़ टेलिंग अबाउट, डू दे रिफ्लेक्ट एनी पर्टिकुलर मेडिकल डिसऑर्डर विच वी कॉल एज द ऑर्गेनिक डिजीज़, ठीक है. कि आपने उसके सिम्टम्स को गौर से सुनना है, एक्सप्लोर करना है और देखना है कि क्या वो सिम्टम्स किसी मेडिकल डिसऑर्डर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. जैसे आप गैस्ट्रिक पेन बता देता है आपको, तो आप गर्ड का सोच लेते हो, ठीक है, या फिर कोई भी वो सिम्टम बता देता है, तो आपने देखना है कि क्या वो सिम्टम्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक डिजीज़ को, ठीक है.
ऑर्गेनिक डिजीज़ वही होती है कि जिसमें ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि किसी एक डायग्नोसिस की तरफ हमें ले जाते हैं, या फिर वो ऐसे सिम्टम्स बता रहा है जो कि मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स हैं। अब लेट्स सपोज कि वो हमें मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स बता रहा है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। आपने देखना है कि क्या पेशेंट खुद कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है अपने सिम्टम्स को। अगर तो वो खुद कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है अपने सिम्टम्स को, या फेक मतलब तरीके से कंट्रोल कर रहा है अपने सिम्टम्स को, तो फिर उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि क्या उसको अपने उन सिम्टम्स को फेक करने से या अपने उन सिम्टम्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करने से कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई आइडेंटिफाइबल गेन है उसका, ठीक है। या फिर आपने ये देखना है कि कोई आइडेंटिफाइबल गेन नहीं है। दो ही कॉजेज़ हो सकती है ना, कि उसको या तो उससे कोई फ़ायदा पहुंच रहा है जिसको हम आइडेंटिफाइबल गेन कहते हैं, या फिर उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। अगर तो उसको उन सारे ड्रामाबाजी करने से कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है, तो फिर उसको हम कहते हैं जी कि ये मेलिंगरिंग है, ठीक है। अगर तो उसको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है तो उसको हम मेलिंगरिंग कह देते हैं। लेकिन अगर उसको कोई आइडेंटिफाइबल गेन नहीं मिल रहा तो फिर हम उसको फैक्टिशियस डिसऑर्डर कह देते हैं। ये लिख लेना आपने खुद ही, ठीक है। उसको फिर हम फैक्टिशियस डिसऑर्डर कह देते हैं। यानी कि अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ, अगर पेशेंट मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स के साथ आता है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो अपने सिम्टम्स को कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है या फेक कर रहा है अपने सिम्टम्स को। तो अगर तो यस, अगर तो वो कर रहा है और उसमें हमें दो चीज़ें मिल सकती हैं कि या तो उसका कोई आइडेंटिफाइबल गेन होगा, कोई ना कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर उसको उससे कोई आइडेंटिफाइबल गेन मिल रहा है तो फिर उसको आप कह दोगे कि ये मेलिंगरिंग है, ठीक है। और अगर उसको कोई फ़ायदा आइडेंटिफाइबल गेन नहीं मिल रहा, बस वो ये चाहता है कि मुझे बस मेडिकल केयर चाहिए और चाहिए, तो फिर हम उसको फैक्टिशियस डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे आइडेंटिफाइबल गेन्स में आपको एक एग्जांपल दे दूं कि वो पेशेंट इसलिए चाहता है आपके पास, इसलिए आया, कॉन्स्टेंटली वो आपको इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे एडमिट कर लें, मुझे एडमिट कर लें, मैंने यहाँ पर एडमिट होना है, मैं बीमार हूँ, ठीक है। जिद लगाई हुई है उसने, क्यों लगाई हुई है? इस तरह से उसको शायद अपने ऑफिस से छुट्टी मिल रही हो, शायद उसको एक्स्ट्रा कोई उसकी कंपनी वाले जो है वो कंपनसेशन देते हों, ठीक है, कि अगर वो एम्प्लॉय उनका बीमार हो जाए तो शायद इस तरह का कोई उसका आइडेंटिफाइबल गेन हो, ठीक है। इसलिए वो आपको इंसिस्ट करे जा रहा है कि मैं बीमार हूँ, मुझे एडमिट कर ले, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है और मेरा इलाज करें, तो ये आइडेंटिफाइबल गेन है। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है गेन, ठीक है, और वो सिर्फ चाहता है कि मुझे मेडिकल केयर मिले, उसे लग रहा हो कि मुझे मेडिकल केयर की ज़रूरत है और मुझे मेडिसिन मिलनी चाहिए और मेरे अंदर कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो फिर उसमें कोई उसका आइडेंटिफाइबल ये नहीं, बस उसका सिंपली मकसद ये है कि मुझे मेडिकल केयर चाहिए, चाहे मुझे घर भेज दो, ठीक है, छुट्टी ना दो या कुछ भी ना दो, ठीक है, कोई भी मुझे बेड रेस्ट रेफर मत करो, लेकिन मुझे मेडिसिन दे दो। कोई उसका आइडेंटिफाइबल गेन आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर इसमें हमारे पास इसको आप फैक्टिशियस डिसऑर्डर के तौर पर लेबल कर देते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कि अगर तो वो फेक नहीं कर रहा सिम्टम्स को, यानी कि कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, उसका कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है अपने सिम्टम्स के ऊपर, तो फिर आपने क्या करना है, उसको फिर हम सोमाटाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। सोमाटाइजेशन कहते हैं, और सोमाटाइजेशन ज़रा हम पढ़ लें, ठीक है, फिर हम इसी एल्गोरिदम को आगे कंटिन्यू करेंगे कि सोमाटाइजेशन में कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है जी। तो ज़रा अब अगर हम देख लें कि क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, एक हमारे पास सोमैटोफॉर्म ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है, ठीक है। इससे पहले वैसे मैं चाहती थी कि आपको मैनेजमेंट ज़रा बता दूं कि इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, लेकिन चलें पहले सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, और जल्दी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, तो फिर हम इसके मैनेजमेंट पे आ जाएंगे। अच्छा देखिए, हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स में एक सोमैटोफॉर्म ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है, जिसमें आपको पता है सोमैटोफॉर्म का मतलब तो वही था ना कि भाई मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन किससे रिलेटेड मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स आ रहे हैं? आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। अब आपके एएनएस में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं? सीवीएस आ जाता है, हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, आपका पूरा जीआईटी ट्रैक आ जाता है। तो आपने देख लेना है कि कौन से ऑर्गन से रिलेटेड वो सिम्टम्स बता रहा है। मे बी वो ये बता रहा हो कि उसको पैल्पिटेशंस होती हैं, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेकिन जब आप ईसीजी कराते हो, चेस्ट एक्सरे कराते हो, तो हर चीज़ नॉर्मल होती है, तो आप उसको लेबल कर देते हो कि कार्डियक न्यूरोसिस है। अगर रेस्पिरेटरी जो है वो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें हाइपर वेंटिलेशन, वो आपको बता देता है, ठीक है, और आप चेस्ट एक्सरे करते हो कुछ नहीं मिलता तो आप उसको साइकोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन लेबल कर देते हो। फिर जीआईटी से रिलेटेड है, जिसमें अगर तो वॉमिटिंग का आपको कोई कॉज नहीं मिल रहा तो साइकोजेनिक वॉमिटिंग लेबल कर दो सिंपली। और आईबीएस आप तब लेबल करते हो कि अगर डायरिया है पेशेंट को, सिंपली आप उसके सारे टेस्ट करा लेते हो, सारे, ठीक है, लेकिन आप उसका स्टूल कल्चर करा लेते हो, कोई आपको बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता, ठीक है। और इसके अलावा आप पूरी जीआईटी ट्रैक की
कोलोस्कोपी करा लो। वैसे हम जाते नहीं हैं इतनी जल्दी से इन्वेसिव टेस्ट पे, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ जीआईटी से रिलेटेड जितने भी आप टेस्ट करा लो आपको उसकी पूरी जीआईटी नॉर्मल मिले, हर चीज़ नॉर्मल मिले, ठीक है। जीआईटी पूरी की पूरी नॉर्मल है, लेकिन आपको स्टिल वो डायरिया मिल रहा है तो आप उसको आईबीएस लेवल कर देते हो। सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर में क्या पेशेंट को सिवियर परसिस्टेंट पेन होती है, परसिस्टेंट भी है और सिवियर भी है, लेकिन कोई मेडिकल कंडीशन की तरफ इशारा नहीं कर रही। ट्रीटमेंट आपको मैं सारा मैनेजमेंट में इकट्ठे ही बताती हूँ। उसके बाद है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को एक्सेसिव फटीग रहती है, थोड़ा बहुत भी काम कर लेता है, फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो थक जाता है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन नहीं रह पाती, डिजीनेस होने लग जाती है, पट्ठों का दर्द, ठीक है, मस्कुलर एक्स होते हैं और स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होने लग जाती हैं। ये बेसिकली क्या है, वायरल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फ्लुएंजा या फिर हेपेटाइटिस। कन्वर्जन डिसऑर्डर को आप फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हो। कन्वर्जन डिसऑर्डर को आप फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हो। उसमें ये होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस है ना, आपके सेंसरी, मोटर, ठीक है, या फिर आपका मेमोरी, ये वाली सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो जाता है, ठीक है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी भी ऑर्गेनिक डिजीज़ की तरफ ये सिम्टम्स इशारा नहीं कर रहे होते। जैसे पेशेंट को क्या है, एनेस्थीसिया हो गया है या पैरास्थीसिया है या फिर उसको ब्लाइंडनेस हो गई है, लेकिन उसकी हर चीज़ नॉर्मल है, हर टेस्ट आप कराते हो नॉर्मल है। पेशेंट को ट्रेमर्स हो रहे हैं लेकिन उसकी सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर आप उसको लेबल कर देते हो कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर है। इसमें ये होता है कि पेशेंट कन्वर्जन डिसऑर्डर जो होते हैं ना, इसमें रीसेंट स्ट्रेस अगर पेशेंट को कोई मिला हो या फिर कोई एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हुए हों उसको, तो ये चीज़ उस तरफ भी इशारा करती है, या उसके बाद भी कन्वर्जन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोमेटाइजेशनल डिसऑर्डर, जिसको ब्रिक्विट्स सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स नहीं आते, बल्कि मेडिकली अनएक्सप्लेन फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बॉडी के बहुत सारे सिम्टम्स को इकट्ठे अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें उसका मैंने बताया एग्जाम्पल पहले भी दी कि उसको हेडेक भी है, डायरिया भी है, चेस्ट पेन भी है, किसी एक सिस्टम की तरफ इशारा नहीं करे। वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है और वो आपके पास ऑलरेडी टेस्ट बहुत सारे करा के लेके आएगा, सारी इन्वेस्टिगेशंस नेगेटिव होंगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, ट्रीटमेंट में कोई इसका प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें ये है कि वो खुद ही वो पेशेंट चाह रहा होता है कि वो ऑपरेशंस वगैरह अपने कराए, जैसे हिस्टेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को चाहिए कि वो एक ही फिजिशियन के पास जाए, मतलब ये नहीं है वो पेशेंट, जाहिर सी बात है उसको डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं आपको कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो डॉक्टर बदल रहा है बार बार, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी डॉक्टर ने उसकी हिस्टेक्टमी कर दी, किसी ने कोलिसिस्टेक्टमी कर दी, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। तो इसलिए बेहतर है कि एक ही फिजिशियन के पास वो रहे एज द प्राइमरी केयर टेकर, ताकि अननेसेसरी ना तो उसको इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़े, ना उस चीज़ पे खर्चा आए, और ना ही उसको अननेसेसरी कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स कराने पड़े, क्योंकि सर्जिकल एवं वो सर्जरियाँ कराता फिरेगा तो उसकी वजह से आइट्रोजेनिक हार्म होने के चांसेस भी तो होते हैं ना। नेक्स्ट इज हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट का स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि उसको कैंसर है या उसको कोई मुहलिक बीमारी है, कोई जानलेवा बीमारी है, उसको कैंसर है, उसको उसका जिगर काम करना छोड़ गया है, उसको रीनल फेलियर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बिलीफ होता है पेशेंट का। और समटाइम्स ये डिल्यूजनल इंटेंसिटी तक चला जाता है। डिल्यूजन मीन्स कि अनरियलिस्टिक बिलीफ होता है उसका उस चीज़ पे। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है, मॉर्फिक का मतलब है मॉर्फोलॉजी, डिस का मतलब है एबनॉर्मल, कि उसकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल हो जाती नहीं है, एक्चुअली उसको लग रही होती है। उसका ये बिलीफ हो जाता है कि शायद वो डिसफिगर्ड हो गया है किसी ना किसी तरीके से, उसकी बॉडी मॉर्फोलॉजी सही नहीं रही, खासतौर पर फेशियल फ्लॉज उसको नजर आते हैं, उसकी नाक ठीक नहीं है, उसकी आंखें सही नहीं है, ठीक है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह की होनी चाहिए थी, जिसके लिए वो रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से कि उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी की जाए। बार बार जाकर मिरर शीशे को देखता है, ठीक है, आईने में खुद को देखता है, और वो कोशिश करता है कि अपनी उस डिफॉर्मिटी को वो छुपा कर रखे, और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि उसकी डेली लाइफ या नॉर्मल फंक्शनिंग को भी ये चीज़ अफेक्ट करे। एसोसिएशन इसकी एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ होती है, या फिर इसमें फैमिली हिस्ट्री वगैरह भी पॉजिटिव हो सकती है, और ट्रीटमेंट हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब आपने मैनेज कैसे करना है इसको, आपको पता है सबसे पहले तो आपके पास पेशेंट आ गया, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री में आपने गौर से उसको सुनना है, उसके सारे के सारे सिम्टम्स को आप उसको देखते जाइएगा, बुक में ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ। हिस्ट्री में आपने
उसके सारे के सारे सिम्टम्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, देखना है कि क्या वो किसी ऑर्गेनिक डिजीज़ की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद अगर तो ऐसा हो रहा है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की तरफ, तो आपने रूल आउट करना है उस ऑर्गेनिक डिजीज़ को, ठीक है। अगर तो कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास वही मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम वाली कंडीशन आ जाती है। और इसके अलावा मैंने कहा कि मोस्ट कॉमन जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हमारे पास आ रहे होते हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। अगर तो पेशेंट एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ भी आया तो आपने देखना है कि क्या एंजाइटी और डिप्रेशन का वो जो क्राइटेरिया हमने इससे ई कैप वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या वो एंजाइटी या फिर डिप्रेशन वाला क्राइटेरिया उसका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो नहीं हो रहा तो फिर भी आप इसको मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम लेबल कर दोगे। अगर हो रहा है तो हमने पढ़ा हुआ है किसी ई कैप वाले मैनिफेस्टेशंस कौन से डिसऑर्डर्स में आती हैं, तो फिर तो वो क्लियर कट उसी डिसऑर्डर की तरफ चला गया। अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो दैट विल बी अगेन मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम, ठीक है। हिस्ट्री आपने ले ली, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन करना होता है। एग्जामिनेशन पे आपने उस पेशेंट के वाइटल्स चेक करने होते हैं सारे के सारे, ठीक है, और एक जल्दी से उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लेना होता है। उसके बाद आप उसकी चेस्ट को ऑस्कल्टेट कर लेते हो, ठीक है, और फिर आप उसका एब्डोमेन भी देख लेते हो, एब्डोमेन क्या उसका सॉफ्ट है, नॉन टेंडर होना चाहिए, जाहिर सी बात है अगर वो नॉर्मल है। उसके बावल साउंड सुन लेते हो जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए। और पेशेंट अगर आपके पास जैसे चल कर आता है तो इट मीन्स कि उसकी मोटर या फिर उसकी पावर इंटैक्ट है, ठीक है। ब्रेन रिलेटेड भी उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि वो खुद चलकर आ रहा है, गेट उसकी नॉर्मल है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी इन्वेस्टिगेशंस में अब ये डिपेंड करता है, अगर उसके चेस्ट से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हैं तो आप उसको चेस्ट एक्सरे करा लो, आप उसकी ईसीजी करा लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीबीसी करा लो। इसके अलावा अगर तो पेशेंट डायरिया वगैरह के साथ आ रहा है तो आप उसका स्टूल कल्चर अगेन करा लो, सीबीसी करा लो। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स मैनिफेस्टेशन यू विल डू द इन्वेस्टिगेशंस एंड आफ्टर दैट यू विल label the patient as the medically unexplained symptom or as somatoform or factitious disorder if all the investigations or all the tests are negative and you don't search for any finding. Next is treatment. अब अगर हम लोग ट्रीटमेंट को डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट में ये होता है कि आपने पेशेंट को एजुकेट करना होता है। क्या चीज़ इसमें ज़रूरी होती है? पेशेंट की एजुकेशन ज़रूरी होती है। आपने पेशेंट को एजुकेट करना है और साथ ही साथ आपने पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी है। एजुकेट आपने पेशेंट को किस तरह करना है, काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ आपने रीअश्योर करना होता है। रीअश्योरेंस भी पेशेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों होती है? अब आपने उसको ये नहीं कह देना कि भाईजान हमने आपके सारे के सारे मेडिकल टेस्ट किए हैं, आपके तो कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपको तो सिम्टम्स आ ही नहीं रहे, आप तो फेक कर रहे हैं अपने सिम्टम्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने यूँ नहीं बोलना, आपने कहना है कि हमने भाईजान या बहनजान वॉटएवर इट इज़, तो हमने आपके सारे के सारे टेस्ट किए हैं, आपके सारे के सारे टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं, और बाकी हमने आपको कुछ मेडिसिन दी हैं जिनको आपने जो है वो कंटिन्यू करना है, फॉलो अप पे भी प्रॉपर्ली रहना है, ठीक है, और जो भी हमने हिदायत दी हैं उन पर अमल करना है, ठीक है। आपके सारे टेस्ट सही आए हैं, नॉर्मल आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्योंकि ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो असल में दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी पूरी जिस्म को, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उन केमिकल्स के ऊपर नीचे, उन केमिकल्स के लेवल के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से पेशेंट को मूड रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं या फिर कोई भी जिस्म में कोई भी अलामत ज़ाहिर हो सकती है। तो इस वजह से आप बस ये जो हमारी हिदायत है इन पर अमल करें और ये मेडिसिन जो लिख कर दिए इनको लें और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आपने पेशेंट को जो है वो एक्सरसाइज का बताना होता है, एक्सरसाइज के साथ साथ आपने उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट का बताना होता है। बाकी हमारे पास एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में पेशेंट को ये बताया जाता है कि वो पेशेंट अपने सिम्टम्स को, जो उसको अलामत आ रही है उससे उसने डरना नहीं है, बल्कि उसने उसको कैसे कॉप अप करना है, उनका उसको एक चैलेंज समझकर कैसे उसका सामना करना है और फिर उससे निजात भी हासिल करनी है। नेक्स्ट कम्स दी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में आप एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हो। एंटी डिप्रेसेंट्स में हमारे पास SSRIs आ जाते हैं जो कि आप बेसिकली देते हो, जिसमें एसिटालोप्रैम आता है। अगर तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, एसिटालोप्रैम से कुछ नहीं बन पा रहा, तो फिर आप ज़रा पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंट जो एंटी डिप्रेसेंट है, जिसमें हमारे पास TC आ जाता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो वो दे देते हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक ड्रग है साइनोवॉल, ठीक है, ये आप पेशेंट को दे देते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी कि अगर तो पेन भी है पेशेंट को साथ, ठीक है, अगर तो पेन है तो आप फिर आप उसको प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन वगैरह देते हो। क्या देते हो आप उसको फिर प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन दे देते हो, ठीक है, ये होता है पेन के लिए और ये एंटीलेप्टिक्स है।
इसके अलावा अगर पेशेंट के साथ साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स में वो डिल्यूजनल इंटेंसिटी तक पहुंच गया है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स में भी ऐसा ही होता है, तो अगर तो पेशेंट को साइकोसिस वाले सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो फिर आप उसको साथ एंटीसाइकोटिक्स भी दे दो, ठीक है, आप उसको साथ एंटीसाइकोटिक्स भी दे दो। तो ये हमारे पास सारी मैनेजमेंट थी। पेशेंट की एजुकेशन करो, काउंसलिंग करो, उसको रीअश्योर कराओ, एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट का बताओ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का बताओ, SSRIs देने हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में, अगर बहुत सीवियर डिजीज़ है या SSRI से कुछ नहीं बन पा रहा, TCS दे दो, और अगर पेशेंट को साथ पेन है प्रीगैबलिन दे दो, जैसे हमने कहा सोमेटाइजेशन में। वो सोमेटाइजेशन में किसी भी डिसऑर्डर में, जैसे कि सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर है, उसमें पेन के साथ आ रहा है तो आपने पेशेंट को साथ गाबापेंटिन प्रीगैबलिन दे देना है, जो कि पेन को कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर जैसे कि हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स में या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स में डिल्यूजन्स तक बात पहुंच जाती है तो आप उसको एंटी साइकोटिक्स भी दे सकते हो। अच्छा जी, जो एल्गोरिदम हमने छोड़ा था सोमेटाइजेशन तक, उससे पहले तक आई होप सो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ उसको दोबारा सुन लें, क्योंकि हम दोबारा ड्रॉ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर तो सोमेटाइजेशन तक बात पहुंच गई, हमने देख लिया है कि जी ये सोमेटाइजेशन ही है, ठीक है, फिर आप देखते हो कि क्या पेशेंट डायग्नोसिस के साथ स्टिक किया हुआ है, क्या वो ये कह रहा है कि उसको कोई खतरनाक मौलिक बीमारी है, डायग्नोसिस यानी दिमाग में ही अपने घर से सोच कर आया है कि उसको जिगर उसका काम करना छोड़ गया है, उसके गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं, उसको कैंसर है, ऐसे सिम्टम्स वो पेशेंट बता रहे हैं, खुद ही डायग्नोसिस बताया जा रहा है। तो ये और कोई मुहलिक बीमारी है, खतरनाक भी है, हाइपोकॉन्ड्रियक डिसऑर्डर है। फिर ये अगर तो वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के साथ स्टिक कर रहा है कि पेन है या फिर वॉमिटिंग हो रही है या डायरिया है, सिर्फ सिम्टम्स बता रहा है, फिर आपने देखना है कि क्या कोई एक सिम्टम है, ठीक है। अगर सिर्फ एक सिम्टम बता रहा है कि सिर्फ उसको वॉमिटिंग है तो फिर आप इसको फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हो, यानी एक ही सिम्टम बता रहा है, जैसे डिस्पेप्सिया, तो उसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया आप कह दोगे। अगर सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा है कि उसको पेन हो रही है तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जियाज बता दोगे। और अगर वो एक से ज़्यादा सिम्टम्स बता रहा है, ठीक है, पेन भी है, वॉमिटिंग भी है, डायरिया भी है, हेडेक भी है, तो फिर आप उसको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर कह दोगे, ठीक है। बाकी हमारे पास रिमेनिंग रह गया फैक्टिशियस डिसऑर्डर, थोड़ा सा बुक से रीड करने वाला, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।